आइए अगेन फिर हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारी एक टॉपिक चल रही थी लर्निंग की, उस लर्निंग सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग व्यवहारवादी जो क्षेत्र है उस व्यवहारवादी के बारे में हम लोग अंतिम सिद्धांत को देखेंगे जो कि गुथरी की सिद्धांत होगी। और फिर हम लोग बात करेंगे अगले चरण में जाकर के जो अगले एपिसोड में आएगी उसमें उसके अंतर्गत हम लोग लर्निंग का ही एक सब टॉपिक को बात करेंगे, उपभाग को बात करेंगे जिसका नाम है द फील्ड थ्योरी बाय कट लेविन, है ना। तो चलिए साथियों, अगर हमारे इस चैनल में आप अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले हर एक अपडेशन आपके तक पहुंच सके और आप जो है लाभान्वित महसूस कर सके। तो आइए साथियों, हम लोग टॉपिक की ओर आते हैं और अभी हम लोग जो बात करेंगे, जो टॉपिक का नाम है वो है गुथरी का सिद्धांत, गुथरी के अधिगम का सिद्धांत। और इसमें से हम लोग देखेंगे कि इसका क्या हमारे जो एजुकेशन सिस्टम उसमें क्या यूज़ है, क्या चीज़ें में बदलाव करने से किस प्रकार की इन्हेंसमेंट होती है इन एजुकेशन सेक्टर में, वो सारा चीज़ हम लोग आज देखेंगे। तो आइए साथियों, हम लोग जुड़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो चलिए, आज हम लोग जो बात करेंगे वो है गुथरी की सामीप्य का सिद्धांत, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे सामीप्य का सिद्धांत। चूंकि यह अधिगम हम लोग पढ़ रहे हैं तो अधिगम में ही हम लोग पढ़ेंगे सामीप्य का सिद्धांत, या इसी का बहुत सारा नाम होता है। सामीप्यवाद का अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, है ना। इसको कह सकते हैं आप सामीप्य अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। सानिध्य का संबंध, सानिध्य का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इसको प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसे एक और भी नाम से जाना जाता है एकहरा का सिद्धांत। ये और भी एक नाम है जिसको हम लोग कहते हैं एकल प्रयास का सिद्धांत, है ना। ये सारे नाम हैं और ये सारे टॉपिक ये पढ़ेंगे। चूंकि चैप्टर को पढ़ना है सिर्फ एक ही चीज है, सामीप्यवाद का सिद्धांत, लेकिन इसके और भी सारे नाम हैं। अगर इंग्लिश में इसको नाम करें तो हम लोग इसको कंटिन्यूटी कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम पड़ जाता है, इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, कंटिन्यूटी या फिर कंटिगुअस, है ना, कंटिग्यूटी या कंटिन्यूअस थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब हम लोग बात करते हैं कि कंटिग्यूअस थ्योरी क्या चीज है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ये गुथरी का सिद्धांत है। इसके अगर मूल रूप से अगर प्रतिपादक की बात करें तो इसके मूल प्रतिपादक जो है वो कौन है, प्रणेता कौन है, तो इसका नाम है एडविन गुथरी। इसको शॉर्ट में हम लोग गुथरी भी कहते हैं। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। वैसे मैं बता दूं साथियों कि अगर हमारे पिछले पूरे सीरीज को अगर आपने नहीं देखा तो हमने वहाँ पे बात किया, क्योंकि लर्निंग चल रहा था तो लर्निंग पे हम लोग सारे पार्ट्स को बात किए थे। और ये जो टॉपिक है ये आखिरी टॉपिक है। लर्निंग की जो एसोसिएटिव थ्योरी है उसकी यह अंतिम टॉपिक है। तो एसोसिएटिव थ्योरी के अंतर्गत हमने पढ़ा था जाकर के स्किनर को पढ़ा हमने और थॉर्नडाइक को पढ़ा। एक बार देख लेता हूँ कि कहीं कट तो नहीं रही है ना, ठीक है, बराबर है। तो थॉर्नडाइक को देखा हमने, स्किनर को देखा, वहीं हम लोग पावलव को देखा और फिर कल हमने हल को भी देखा था। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो गुथरी पे बात करेंगे। तो ये सारे व्यवहारवादी प्रणेता है। और एक हमने वाटसन को भी देखा था। तो इतने सारे व्यक्तियों की जो है सिद्धांत को हमने देखा। और आज जो मैं स्पेशली बात करूंगा गुथरी के सिद्धांत पे बात करूंगा, किस प्रकार से गुथरी का सिद्धांत जो सामीप्यवाद का जो सिद्धांत है किस प्रकार से इन लोगों से अलग है, वो चीज आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं कि गुथरी का कहना क्या होता है। तो गुथरी भी मानते हैं, चूंकि सारे व्यवहारवादी प्रणेता है,
जितने भी है ये सारे व्यवहारवादी है। तो इनमें कुछ कुछ समानता है, और समानता वो है कि जो एसोसिएटिव थ्योरी के अंतर्गत लर्निंग जो होती है वो स्टिमुलस और रिस्पांस के तहत होती है। वहीं पे रिस्पांस के तौर पर, स्टिमुलस के तौर पर एक हमारे स्किनर मॉडल उसे एक वर्ड दिया, स्किनर दिया, सॉरी जाकर के रेनफोर्समेंट दिया है ना। जो जबरदस्त वर्ड उन्होंने, स्किनर ने जो है रेनफोर्समेंट वर्ड का यूज किया। वहीं पे जो है हमारे हल महोदय ने जो है पुनर्बुलंद शब्द की उत्पत्ति की है, जो कि एक प्रकार का स्टिमुलस ही है ना। तो इन सारे लोगों में बहुत सारे समानताएं तो है ही, क्योंकि सारे व्यवहारवादी है तो समानता है, और उनमें डिफरेंसेस भी है। उनकी मतों पे जो मत होती है, उनकी बातों पे जो है कुछ न कुछ अलग अलग बातें वो कहते हैं, और लेकिन लोगों में ज़्यादातर समानताएं पाई जाती है, क्योंकि वो लोग सारे व्यवहारवादी प्रणेता हैं। तो व्यवहारवादी होने के कारण से उन लोगों में समानता पाई जाती है। अगर बात करें साथियों कि एडविन गुथरी जो है, हमारे गुथरी महोदय जो है, वो कहते हैं समीपवादी के सिद्धांत के अंतर्गत कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं जिनको स्टिमुलस दी जाती है ना, स्टिमुलस दी जाती है, और स्टिमुलस के कारण से वो जो रिस्पांस प्रकट करते हैं है ना, वो रिस्पांस देते हैं। मतलब कि जो बच्चों को जो उद्दीपक दी जाती है और उस उद्दीपक के लिए जो वो अनुक्रिया करती है या प्रक्रिया करती है, तो ये दोनों के बीच में जितनी ही सामीप्यता रहेगी, जितना ही उनके बीच में संबंध अच्छा रहेगा, उनके दोनों के बीच में नजदीकी रहेगा, तो उतना ही अच्छा लर्निंग होगा। तो कहते हैं हमारे गुथरी महोदय कहते हैं कि बच्चों में लर्निंग तभी सर्वश्रेष्ठ होता है जबकि उसके बीच में स्टिमुलस और उनके अनुक्रिया के बीच में जितनी सटीकता होगी, जितनी सामीप्यता होगी, उतना ही लर्निंग बेस्ट होगा। तो स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में आपसी क्या होना चाहिए, तो समीप्य होनी चाहिए, नजदीकी व्यवहार होनी चाहिए, नजदीकी रिलेशन होना चाहिए। तब जाकर के हम कहते हैं कि जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होती है, जो सीखना होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। बात समझ गए। अब होता क्या चीज, अब बेस्ट कैसे किया जाए, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में कैसे उनके बीच में नजदीकी बढ़ाई जाए, तो इस पे हम लोग गुथरी जो है एक रिसर्च करते हैं, अपने सिद्धांत को एक रिसर्च के माध्यम से देते हैं। और ये भी रिसर्च जो है, चूंकि यहाँ पे जितने भी प्रणेता है सबने रिसर्च किस पे किया, तो जानवर पे किया है, और इन्होंने भी रिसर्च किया, और रिसर्च जो है वो बिल्ली पर है। तो ध्यान दीजिएगा कि गुथरी का जो रिसर्च है, तो वो रिसर्च किस पे है, तो बिल्ली पर है। अब थोड़ा सा जानते हैं कि उस बिल्ली के ऊपर में कैसा जो है रिसर्च किया गया है ना। ये बिल्ली है ना, कैट। तो यहाँ पे उभर के आया कि उस रिसर्च के अंतर्गत एक बिल्ली को लिया गया, और बिल्ली को जो है एक पजल्ड बॉक्स में, चूंकि इस तरह की सारे व्यवहारवादी का कहीं ना कहीं सबका जो है रिसर्च पशु पे है, जानवर पे है, और सब में कॉमन भी चीजें देखी जाती है कि वही सारे जानवर को जो है एक जाकर के पजल्ड बॉक्स में रखा जाता है। ठीक उसी तरह से गुथरी महोदय भी क्या करते हैं कि एक बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर में उसको बंद कर दिया जाता है, और पिंजरा इस प्रकार से है, पजल्ड बॉक्स इस प्रकार से है, वो जो डब्बा है जिसको आप पिंजरा भी कह सकते हैं, तो वह बक्सा इस प्रकार से है कि उसकी खोलने की स्थिति भी जो है उसके इनसाइड द होम है, इनसाइड द बॉक्स है, मतलब बॉक्स के अंदर में ही उसके खुलने की स्थिति बनाई गई है। अब साथियों होती क्या है ना कि जब बिल्ली जो है वो अंदर रहती है, तो वो जाकर के उसकी खुलने की जो चाबी, जो बटन रहता है, वो उसके इनसाइड द बॉक्स ही रहता है, बक्से के अंदर में ही रहता है। अब वह बिल्ली जो है क्या करती हैं कि उछल कूद मचाती हैं, जैसा पूर्व में होता था, पूर्व के सिद्धांत में होता था, उछल कूद मचाती है, और जाकर के वो बटन को संयोगवशात क्लिक करते हैं। तो संयोगवशात क्लिक करने से गेट खुल जाती है, वो बाहर निकलते हैं, और उनके सामने जो दीपक पड़ा रहता है उसी दीपक को वो गेन कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे देखेंगे कि मान लिया जाए एक ये जो है एक बॉक्स बनाया गया, और बॉक्स में जो है ये कैट को मान लीजिए, चूंकि मेरी राइटिंग डायग्राम अच्छा बनता नहीं है, इसकी गेट यहीं पे कहीं पे है, और यहाँ पे कहीं पे बटन होता है। ये बिल्ली जो इनसाइड द डोर है, इसको अंदर में रखा गया, और इसके लिए एक दीपक यहाँ पे मान लेते हैं कि एक चूहा रख दिया जाता है। चूहा तो बन जाएगा भाई, कैसे बनता है चूहा, ओह चूहा, चलो कोई बात नहीं,
आप समझ रहे हैं चूहा कैसे होता है। एक्चुअली मेरी डायग्राम उतनी अच्छी बनती नहीं है। मान लिया चूहा है, अब समझिएगा कि ये बिल्ली जो इनसाइड द बॉक्स होती है, इसकी कुंडली यहाँ पे है जिसको क्लिक करने से वो बाहर जाएगा, लेकिन यह अनजान है इस पजल्ड बॉक्स में, तो ये अंदर है। और इनके सामने जो है बिल्ली के सामने एक चूहा रखा जाता है, और बिल्ली जो चूहा को देख के जो है चाहता है कि उसको जल्दी से झपट्टा मार के उसको जो है पकड़ लें, लेकिन ये बाहर निकल नहीं सकती क्योंकि वो पजल्ड बॉक्स है, उसका अंदर से ही लॉक है। अब यह बिल्ली क्या करती है ना कि कूदते फूदते रहती है, और संयोगवशात जो है इस कुंडली पे वो क्लिक करते हैं, जाकर गेट खुल जाती है और ये बाहर निकल के चूहे को पकड़ लेते हैं। फिर दूसरे दिन इसे ये फिर पैक किया जाता है, फिर वही उछल कूद करने के बाद ये फिर गेट खुलता है, फिर बाहर जाके चूहा को पकड़ लेता है। अब होता क्या चीज है समझने वाली यहाँ पे ये बात है, चूंकि यही सिद्धांत, इसी तरह का सिद्धांत जो है हमारे थॉर्नडाइक भी किए थे, हमारे पावलव ने भी किए, तो और भी लोगों ने किए हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या थोड़ा सा क्या होता है कि वो कहने पे यहाँ पे बात थोड़ा सा और अलग हो जाता है, और इस बात को जानते हैं हम लोग, जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये चीजें होती क्या है और होती कैसे है। तो हमारे जो गुथरी महोदय है, इनके एक और भी साथी रहे जिसका नाम है हटन। तो गुथरी और हटन ये इस रिसर्च में दो व्यक्ति रहे हैं, एक रहे हैं गुथरी और साप्लस हटन, है ना, दोनों ने मिलकर ये थ्योरी में रिसर्च की है। तो गुथरी और हटन दोनों यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं कि यह जो बिल्ली है जब ये गेट खोलती है तो एक पांव का क्लिक करती है, एक जिस पांव से क्लिक करती है ना तो दूसरे दिन उसी पांव से उस बटन को क्लिक करती है, मतलब हर दिन वो एक ही पांव का उपयोग करती है, जिसके कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं तो एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं। समझिए बात को, नाम का मतलब एकल प्रयास का सिद्धांत ये होता है कि यह एक ही बार प्रयास किया और अब बार बार उसी पैर का उपयोग कर रहा है, जिसके कारण से इसको एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं। और हर बार उसको बिल्ली को वो पजल बॉक्स के अंदर रखा जाता है, और होता क्या चीज है ना कि जाकर के गेट को खोलते तो है, लेकिन पाँव का वो बराबर एक ही पाँव को बार बार यूज करते हैं। अगर वो लेफ्ट यूज करे तो हर दिन वो लेफ्ट को यूज करते हैं, इसी के कारण से उसको एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहा गया और एक हरा का सिद्धांत भी कहा गया है। अब यहाँ पे होता है कि सामीप्यवाद अनुबंधन का सिद्धांत क्या है, देखेंगे उनके पैर, उनका जो पैर है और उनके बटन के बीच में रिलेशन बना हुआ है और नजदीकी रिलेशन बना हुआ है, जिसके वजह से इसको हम लोग सामीप्यवाद का अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। अब बात होती है साथियों कि जो है यहाँ पे देखिए इसकी एक गोल रही, गोल क्या है, तो यहाँ पे जो बिहेवियर प्रस्तुति होती है वो डिपेंड करता है किस पे, तो अभिप्रेरक और चालक पर डिपेंड करता है। किस पे, तो अभिप्रेरक या सिर्फ प्रेरक भी बोल सकते हैं, और चालक पे डिपेंड करता है। अभिप्रेरक को बोले तो इसको हम लोग मोटिव्स कहते हैं और इसको हम लोग ड्राइव्स कहते हैं। अब होती क्या चीजें हैं कि यह जो बिल्ली है इनका मोटिव्स कौन सा है, चूहा है, और जब किसी का कोई मोटिव होता है तो उसमें बहुत सारे चालक वर्क करते हैं, बहुत सारे ड्राइव्स काम करते हैं, चाहे वो ड्राइव्स इंटरनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो बाह्य रूप से हो। तो ये उनके दोनों के बीच में क्या होती है ना कि सामंजस्य स्थापित होती है और फिर उसके बाद वो लर्निंग को प्राप्त कर पाते हैं। ये होती है हमारे प्रतिस्थापन का सिद्धांत। चूंकि वह मोटिव्स में वो हर बार मोटिव्स को जो प्रतिस्थापित करती है और एक नए तरीके से उसको गुजरते हैं और जाकर के अभिनय अभिप्रेरक को अपने प्राप्त कर पाते हैं। देखिए इनके चालक के रूप में देखिए सबसे पहली बात तो ये मोटिव्स है, मोटिव ये है कि इस चूहा को पकड़ना है। अब चालक के रूप में ये काम क्या कर रहा है कि इनका सबसे पहले अपना जिज्ञासा है कि नहीं हम उसको पकड़ ही लेंगे क्योंकि हम उससे ज्यादा बलवान है चूहा से। तो ये एक उसका अभिप्रेरणा भी है, इसका मोटिव्स भी है, मोटिव्स तो सॉरी इसका ये है कि इसको पकड़ना है, चूहा उसका मोटिव्स हो गया। लेकिन इसके लिए क्या है, इसके ड्राइव्स के लिए इसका बहुत सारा वर्क कर रहा है, जैसे इंटरनली ड्राइव्स करेगा, उसको लग रहा है कि मैं उसको पकड़ सकता हूँ, वो मेरे खाने की चीजें हैं। और आंतरिक रूप से उनके अंदर में जिज्ञासा है, लालसा है, अभिलाषा है, जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यह एक चालक की तरह काम कर रहा है। भूख भी इसको यहाँ पे चालक की तरह काम कर रहा है, भूख भी लगा हुआ है इसको तो चालक की तरह काम कर रहा है। मतलब कि एक अभिप्रेरक को जो प्राप्त करने के लिए, एक मोटिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे गोल्स की जो है
बहुत सारे गोल्स जो है वहाँ पे वर्क करते हैं। ये छोटा सा सिद्धांत है, लेकिन यहाँ पे हम लोग चीज़ों को देखेंगे कि किस प्रकार से जो है इसकी शैक्षणिक उपयोगिता होती है, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो शैक्षणिक उपयोगिता के अंतर्गत ये होती है कि जो भी हम उसे पुनर्मनन बच्चे को देंगे, जो भी स्टिमुलस देंगे, वो स्टिमुलस ना उनके नज़दीक से होना चाहिए। मतलब कि नज़दीक का मतलब यहाँ पे ये होता है कि उनका व्यवहार से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। मतलब जो ज्ञान हम बच्चे को देते हैं ना, वह ज्ञान बच्चों के अपने व्यवहारिक जीवन से जुड़ी होनी चीज होनी चाहिए। अपने जो क्लास जो है, क्लासरूम जो है, कक्षा कक्ष जो है, जो ज्ञानशाला है, उसका अपने बच्चे के वातावरण से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और हम जो ज्ञान, जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वो बच्चों के व्यवहारिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। यही इस सिद्धांत का जो मुख्य रूप से शैक्षणिक रूप से इसका उपयोगिता है। और यहाँ पे एक अच्छे शिक्षक को, एक अच्छे जो टीचर्स होते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि बच्चों को जो है अच्छे तरीके से ज्ञान को उनके व्यवहारगत ज्ञान से जोड़कर देना चाहिए। उनका जो पूर्व अनुभव है, उस पूर्व अनुभव को उनके नए ज्ञान में उनको जोड़ना चाहिए और पूर्व अनुभव को जो है प्राथमिकता देते हुए नव ज्ञान का जो है संचार करना चाहिए। और नव ज्ञान और नए ज्ञान की जो है प्रोजेक्ट के लिए, है ना, प्रेक्षेपण के लिए हमें उनके पूर्व अनुभवों को क्या करना चाहिए, तो पूर्व अनुभवों को प्राथमिकता देना चाहिए। साथ ही साथ साथियों, हमें उनके व्यवहारगत जिंदगी से उनको जोड़ के पढ़ाना चाहिए। तो ये छोटी सी सिद्धांत है हमारे गुथरी महोदय की। और गुथरी महोदय से यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हमने सारे बातें की। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछी जाती है। यहाँ से मोटा तौर पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समीपवाद का सिद्धांत किसने दिया है, कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी है, कॉन्टिन्यूअस थ्योरी किसने दी है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। नाम यहाँ पे याद रखेंगे और छोटी छोटी बात रखेंगे कि इनका एजुकेशन फील्ड में यूज क्या है। तो इनके एजुकेशन फील्ड में जो बातें आती है, एक होता है बच्चों का अनुभव, एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट, है ना, और बच्चों का व्यवहारगत जिंदगी से एजुकेशन का जोड़ना, है ना, बच्चों का बिहेवियर से, बच्चों का जो व्यवहारगत जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके साथ में आइडियाज को जोड़ के पढ़ाना, ये एक शिक्षक का बहुत बड़ा भूमिका होती है। और इसका यही एक छोटा सा यूज है और हमें अपने एजुकेशन सेक्टर में इसे यूज भी करना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पे हमने जो है समीपवाद के सिद्धांत को देखा। और चूंकि एक छोटा सा टॉपिक है और हमने यहाँ पे सारी चीज़ों पे हमने बात किया, तो चलिए हम यहीं पे इस चीज़ को रोकते हैं और हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड पर। और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कट लेविन की थ्योरी। और कट लेविन की थ्योरी जो उनकी कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी है, संज्ञानवादी का क्षेत्रीय सिद्धांत, वो हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में। चूंकि हमने सिर्फ अभी एसोसिएटिव थ्योरी पे बात कर रहा था, और एसोसिएटिव थ्योरी के अंतर्गत एक बार मैं देख लेता। चलिए देखिए, बीच में जो है थोड़ा सा समस्या हो जाती है, कोई बात नहीं है। तो यहीं पे सिद्धांत को हम लोग रखते हैं और अगले सिद्धांत को लेके आएंगे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कट लेविन की थ्योरी, जो फील्ड थ्योरी है वो बात करेंगे। साथ ही गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पे भी बात करेंगे। तो हम लोग चीज़ों को देखते हैं और फिर जानने की यहाँ से कोशिश करते हैं। तो आइए साथियों, यहाँ पे इसको हम लोग छोड़ते हैं और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड पर। और हमारे साथ इस तरीके से आप बने रहेंगे और फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। तो मिलते ही हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।